मुंबई के एक इलाके में एक नाले से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे वो इस स्मेल को महसूस कर रहे थे। फिर वहां आसपास के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पे उस नाले में एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग फेंका हुआ है जिसमें से बॉडी डिकम्पोज होने की स्मेल आ रही थी। फिर वो लोग जो मौजूद थे वो पुलिस को कॉल करते हैं तो मौके पे मुंबई पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। फिर उस नाले से उस बैग को निकाला जाता है और जब उस बैग को खोला जाता है तो वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस प्लास्टिक बैग के अंदर एक शरीर का कटा हुआ हिस्सा था। उस शरीर के ना तो दोनों पैर थे, ना ही दोनों हाथ थे और ना ही सर था। बस उस शरीर का धड़ था जो कि वहाँ पे प्लास्टिक बैग में करके फेंक दिया गया था। उसके साथ कोई आईडी प्रूफ नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये बॉडी किसकी है। लेकिन पुलिस देखती है कि उस धड़ के कंधे के आसपास एक गणेश जी का टैटू बना हुआ है। अब यहाँ से पुलिस को इतना तो क्लियर हो जाता है कि ये लड़की हिंदू है और ये मुंबई की ही है क्योंकि मुंबई में गणेश जी की पूजा बहुत होती है और वहाँ के लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं तो लोग उसका टैटू भी बनवाते हैं। अब पुलिस का मेन टारगेट ये था कि पता लगाना ये बॉडी किस लड़की की है। आइए इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। अब पुलिस यही नाले के आसपास छानबीन करती है क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि जब लड़की की बॉडी का धड़ यहीं पे है तो उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी यहीं हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके पहले वो पुलिस जो टैटू बना था लड़की के ऊपर उसका फोटो ले लेती है और जिस कपड़े में लपेट के बैग के अंदर लड़की को फेंका गया था उस कपड़े का भी फोटो ले लेती है और अगले दिन अखबार में ये छपवा देती है क्योंकि पुलिस के पास अब ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये लड़की कौन है। अब अगले दिन ये खबर मुंबई में पूरी आग की तरफ फैल जाती है। 7 तारीख का दिन बीत जाता है, 8 तारीख का दिन बीत जाता है, लेकिन कोई भी इस बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है। इसके साथ साथ पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट चेक करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दिन आता है 9 मई का, जब कविता टुडे और गणेश टुडे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो पुलिस से कहते हैं कि आज के अखबार में जो आपने आर्टिकल छपवाई है हम उसके बारे में पूछने आए हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनकी बहन प्रियंका टुडे 5 मई 2017 से गायब है और उसके कंधे पे भी बिल्कुल ऐसा टैटू था जो इसमें छपा हुआ है। पुलिस उन दोनों को डेड बॉडी का हिस्सा दिखाती है और साथ ही वो कपड़ा भी दिखाती है जिसमें बॉडी लपेटकर फेंकी गई थी। अब कविता और गणेश को ये कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी बहन प्रियंका टुडे ही है। कविता और गणेश पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने अपनी बहन की शादी 1 हफ्ते पहले ही की थी, यानी कि 30 अप्रैल 2017 को, और उसकी शादी एक सिद्धेश नाम के लड़के से की गई थी और ये शादी एक लव मैरिज थी। शादी के 2 दिन बाद जब प्रियंका अपने घर गई थी तो वो अपने भाई बहन से बता रही थी कि उसके ससुराल वाले उसे मारपीट करते हैं, मतलब उसे मारते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका अपने ससुराल चली जाती है। 4 तारीख को दिन में लास्ट प्रियंका और कविता की बात हुई थी। उसके बाद प्रियंका और कविता की कोई बात नहीं है। उसके बाद जब कविता प्रियंका के हस्बैंड को कॉल करके पूछती है तो उसका हस्बैंड कुछ सही से जवाब नहीं देता है। इसलिए कविता और गणेश पुलिस वालों से कह रहे थे कि उनका पूरा शक प्रियंका के ससुराल वालों पे ही है। पूरी बात समझने के बाद पुलिस वाले प्रियंका के ससुराल पे जाते हैं और वहाँ पे प्रियंका के पति सिद्धेश और उसके सास ससुर से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इस केस में उनका कोई हाथ नहीं है क्योंकि वो बताते हैं कि वो अपनी बहू के गायब होने से वो भी परेशान है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में प्रियंका के मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवा रखे हैं। जो बात कविता और गणेश पुलिस वालों को बताते हैं उस हिसाब से पुलिस वाले को प्रियंका के ससुराल पे बिल्कुल शक नहीं होता है। उसके बाद अब कोई रास्ता नहीं था तो उसके लिए पुलिस वाले प्रियंका और उसके पति का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देते हैं। पुलिस को पता चलता है कि प्रियंका के माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। उसका बड़ा भाई गणेश और बहन कविता ही प्रियंका का पालन पोषण किए थे। 3 साल पहले 2017 में प्रियंका की मुलाकात हुई थी सिद्धेश से और इन दोनों में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और ये दोनों फिजिकल भी हो चुके थे और ऐसे ही चलते चलते ये दोनों शादी का प्लान बनाते हैं और फिर ये दोनों अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने घर पे बताते हैं। तो प्रियंका के भाई बहन तो मान जाते हैं, लेकिन सिद्धेश के घर वाले नहीं मानते इस शादी के लिए क्योंकि सिद्धेश के पिता PWD में सरकारी नौकरी करते थे और पैसे के मामले में वो संपन्न थे, इसीलिए वो प्रियंका को अपने बहू के रूप में सही नहीं समझ रहे थे। अब ये सब समझने के बाद सिद्धेश प्रियंका से थोड़ी दूरियां बनाने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। ये बात कहीं ना कहीं प्रियंका भी अब समझ चुकी थी। एक दिन प्रियंका सिद्धेश को मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन सिद्धेश इनकार कर देता है। अब प्रियंका सिद्धेश से कहती है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है, तुमने कई साल तक मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, अगर अब तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम पे केस करके तुमको जेल भिजवा दूंगी। प्रियंका की ऐसी बातों से सिद्धेश डर से शादी के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वो प्रियंका से कहता है कि तुमको मेरे घर जाके शादी के लिए मेरी मम्मी को मनाना पड़ेगा। तो अगले ही दिन प्रियंका सिद्धेश के घर जाती है और उसके साथ वहाँ पे बहुत ही गलत होता है। दरअसल सिद्धेश की माँ प्रियंका के साथ मारपीट करके उसे घर से निकाल देती है
और जब प्रियंका अपने घर आकर ये बात अपनी भाई बहन को बताती है तो उसके भाई बहन उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जब ये बात सिद्धेश के पिता को पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगा, तुम इस केस को वापस ले लो। और वो उसके भाई बहन को ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगा। हालांकि अब प्रियंका के भाई बहन इस शादी के लिए उसे मना कर रहे थे, क्योंकि जब शादी के पहले ही सिद्धेश के घर वालों का व्यवहार ऐसा है तो शादी के बाद कैसा होगा। लेकिन प्रियंका नहीं मानती, वो शादी के लिए जिद पे अड़ी रहती है। फिर 30 अप्रैल 2017 को प्रियंका और सिद्धेश की एक मंदिर में शादी कर दी जाती है। शादी में प्रियंका के भाई बहन, सिद्धेश के माता पिता और कुछ यार दोस्त मौजूद थे। फिर प्रियंका अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद यानी कि 2 मई को वापस अपने घर आती है रोते बिलखते हुए, और वो अपनी बहन कविता से बताती है कि ससुराल में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। तो उसकी बहन उसको सलाह देती है कि तुम अब वहाँ पे मत जाओ और यहीं पे पुलिस का सहारा लो। लेकिन प्रियंका नहीं मानती है। 3 मई को अपने ससुराल वापस चली जाती है। 4 मई को दिन में प्रियंका और कविता की बात होती है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा था, उसके बाद उसकी कोई बात नहीं हुई थी। फिर प्रियंका की बहन कविता सिद्धेश को फ़ोन करती है और कविता के बारे में पूछती है तो वो ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। उसके बाद कविता और गणेश अखबार में छपे आर्टिकल को देख के पुलिस के पास आए और पुलिस को सारी बातें बताएं। उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो गया कि हाँ, प्रियंका की मौत के पीछे उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस को किसी भी तरह से एविडेंस ढूंढना था। उसके बाद पुलिस वाले सिद्धेश के माता पिता और सिद्धेश का कॉल डिटेल निकालती है। यहाँ पे पुलिस को मिलता है कि सिद्धेश की माँ के फ़ोन पे 3-4 दिन पहले से एक नंबर पे बहुत ही बात हो रही थी। पुलिस अंधेरे में तीर मारते हुए उस नंबर का जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि यह नंबर एक दुर्गेश नाम के व्यक्ति का है। फिर पुलिस दुर्गेश को उठा लेती है और उसके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आती है तो वो बताता है कि हाँ, प्रियंका के ससुराल वालों के साथ मिलकर मैंने प्रियंका की हत्या की है। फिर पुलिस प्रियंका के ससुराल वालों को भी पुलिस स्टेशन उठा के लाती है। अब यहाँ पे सारे राज खुलते हैं। दरअसल प्रियंका जब 3 मई को अपने ससुराल आई थी, उसके बाद उसको मारने पीटने का सिलसिला जारी था। जो प्रियंका की सास थी वो प्रियंका को रास्ते से हटाने के लिए दुर्गेश को हायर की थी और दुर्गेश को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, जिसमें से 40,000 रुपये उसको एडवांस दिए गए थे और उसको मारने के लिए कहा गया था। अब दिन आता है 4 मई। रात को जब प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी, दुर्गेश उसके घर आता है और प्रियंका सो रही होती है। दुर्गेश तकिए से उसका दम घोटकर उसकी हत्या कर देता है। इस दौरान उसका पति, उसके सास ससुर सब वहीं पे मौजूद थे। उसके बाद दुर्गेश अपने साथी को बुलाता है जिसका नाम विशाल था और वो ब्लैक कलर की एक कार लेके आता है क्योंकि अब इस लाश को ठिकाने लगाना था। अब दुर्गेश और उसका साथी मिलकर प्रियंका के 11 टुकड़े करते हैं और उसको अलग अलग पॉलीथीन में डाल देते हैं। कोई पॉलीथीन नाले में फेंकते हैं तो कोई जंगल में फेंकते हैं। लेकिन जो धर वाला हिस्सा था वो उस नाले में मिल जाता है 6 मई को, और जो कंधे पे टैटू था उस वजह से इस सारे केस का खुलासा हो जाता है। दुर्गेश और उसके दोस्त के बताए अनुसार पुलिस बाकी भी शरीर के हिस्से को कलेक्ट कर लेती है और इस केस में मुख्यतः 5 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें उसका पति, उसके सास ससुर और दुर्गेश और वो उसका दोस्त, 5 लोग शामिल रहते हैं। फिर उन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। वो लोग अभी भी जेल में हैं। ये केस चल रहा है। लेकिन इस केस को देखने के बाद ये तो एकदम जाहिर हो जाता है कि आप किसी से कितना भी सच्चा प्यार कर लो, अगर उसको आपकी जरूरत नहीं है तो आपको नहीं रखेगा अपने पास।